नमस्कार मित्रों, मैं अनुज पटेल जेनटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और क्यों करें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडिया के अंदर सबसे बड़े 3 एग्जाम्स हैं। एक जो बैंक करवाती है, दूसरा जो एसएससी कंडक्ट करवाती है और तीसरा जो डिफेंस करवाती है, जहां पे इंग्लिश का एक रोल है। मेरे प्यारे बच्चों, बैंक, क्लर्कियल और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम करवाती है। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। हर एग्जाम के अंदर इंग्लिश जरूर पूछी जाती है। एसएससी के अंदर आपका जो जीडी होता है, यहां पर इंग्लिश नहीं होती। एसएससी जीडी में लैंग्वेज ऑप्शनल होता है। आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। जबकि बाकी एसएससी के एग्जाम्स जो हैं, एसएससी का जो बड़ा एग्जाम है वो सीजीएल है, दूसरा एग्जाम सीएचएसएल है। ये दोनों एग्जाम बेटा इंग्लिश का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप छोड़ दीजिए, दूसरी लैंग्वेज ले लीजिए। यहां पर आपका इंग्लिश एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एसएससी सीजीएल का चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो और चाहे मेंस हो, सीएचएसएल के मेंस में जहां पर आपको पैसेज या एप्लीकेशंस वगैरह लिखने के लिए आता है, वहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन रखा जाता है। जबकि एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। डिफेंस में अगर हम बात करें तो आपका एएफ कैट का एग्जाम ले लीजिए, एनडीए का एग्जाम ले लीजिए, आप सीडीएस का एग्जाम ले लीजिए, आप इंडियन एयरफोर्स के 2 एग्जाम एक्स और वाई, टेक नॉन टेक, और नेवी के एग्जाम में जो 2 एग्जाम आपके सामने कंडक्ट होते हैं, एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर। ये जो बच्चे एग्जाम होते हैं, सब में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बात यहाँ पर हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्कियल एग्जाम का हम एग्जाम अगर दे रहे हैं तो दोनों में इंग्लिश एक प्राइम रोल पे आती है। अगर हम एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, और डिफेंस में हम जितने एएफ कैट, एनडीए, सीडीएस, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ये जितने भी एग्जाम हम देते हैं, सब में इंग्लिश बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बावजूद एग्जाम नहीं निकल पाता है। उसकी कहीं ना कहीं वजह यह है कि हमारे तुम्हारे पढ़ाई का जो तरीका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिशा विहीन हो, दिशाहीन हो। इसलिए छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार एक विशालकाय लग्जूरियस शिप समुद्र की लहरों रूपी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई और जहाज समुद्र के बीचों बीच ठहर गया, रुक गया, थम गया। लहरों के थपेड़ों को के प्रभाव से वो कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। जहाज का कप्तान बहुत परेशान, माथे पर सिकन, और उसने अपने टेक्निकल टीम को उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए लगा दिया। यकीन मानिए पूरी टीम फेल हो गई, कहीं भी उसे प्रॉब्लम नजर नहीं आई। इसके बाद उस कप्तान ने सूझबूझ का परिचय दिया और उसने जहाज में अनाउंसमेंट किया कि जहाज के इंजन में जो प्रॉब्लम है उसको जो सही करेगा, मैं उसे एक हैंडसम अमाउंट और एक रेस्पेक्टेबल जॉब दूंगा। ये सुनकर के एक मजदूर ने हाथ ऊपर किया, बोला मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ। जहाज के कप्तान उसे इंजन वाले रूम में ले गए और जाकर उसको दिखाया। उस मजदूर ने पूरे इंजन का मुआयना किया और जाकर के उसने देखा कि जो जहाज की साफ्ट थी, एक्सल थी, जो उसमें एक गुजरी जो लगी हुई थी, जो उसको घुमाने का काम कर रही थी, उसकी चाबी, उसकी की खसक गई थी। जब मजदूर ने उसको देखा, सारा माजरा समझ गया। उसने हथौड़ा मंगवाया और 3-4 हथौड़े उस चाबी पर दे मारे। चाबी फिक्स हो गई, जहाज फिर से चल पड़ा। जहाज का कप्तान अपने वादे से मुकर गया। उसने कहा नहीं, मैं 3-4 बार चोट मारने का इतना बड़ा पैसा और इतनी बड़ी जॉब आपको नहीं दे सकता हूं, और ये गलत होगा। मजदूर ने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का था। उसने कहा महाराज, श्रीमान जी, ये जहाज पे हथौड़ा मारने का पैसा नहीं है, हथौड़ा कहाँ मारना है इस बात का पैसा है।
इस बात की नौकरी है। आपकी टेक्निकल टीम इस कमजोर बिंदु को पकड़ पाने में असक्षम थी। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का आशय ये हुआ कि कई बार हमारी नज़र से वो चीज़ें छूट जाती हैं जो छोटे छोटे लोग उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये वीडियो छोटा ही सही लेकिन काम का होने वाला है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देखता हूं आपका प्यार उतना मिल नहीं पाता जितना आप मुझे देते हैं बाकी सब चीज़ों में। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, सबने सोशल स्टेटस में टांग दिया उसको, सबने एफबी में उसको बहुत भारी संख्या में उसको प्रमोट किया। उसकी डेथ को सब लोगों ने उसको एज ए यूं कहा जाए कॉन्डोलेंस उसको किया। तो क्या मेरा वीडियो इतना खराब है? मैं चाहता हूं आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जा सकता है, मुद्दे पर आता हूं। वहां जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इंग्लिश की तैयारी में जो 3 स्तंभ है, वो सबसे बड़े स्तंभ क्या हैं? 3 दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जो 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं, उनमें से सबसे पहला नंबर ग्रामर का आता है, जो कि टीचर का काम है, जो मैं करूंगा। दूसरा जो पार्टीशन आता है वो वोकैबुलरी का आता है। और अगर हम इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो तीसरा पार्ट आता है, और वो आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो बच्चा जो प्रॉब्लम आती है वो इन दोनों चीजों में आती है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन चीजों से भटक जाते हैं। जब हम वोकैब और ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज दिया जाता है, पढ़ करके जवाब निकालना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं। उसका तरीका है वोकैब पढ़ो, स्टडी करो। वोकैब सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो कारगर तरीका है, वो आपकी रूट टेक्निक है। मूल टेक्निक से सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए एसोसिएट टेक्निक। और तीसरा जो आपका वर्ड है उसको हम रट्टा मार टेक्निक कहते हैं, क्रैमिंग टेक्निक कहते हैं, जो कि बहुत ही असफल टेक्निक है, क्योंकि सफल नहीं है जितनी टेक्निक ये दोनों सफल है। उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लेता हूं मैंने कोई वर्ड उठा लिया, मैंने बायो शब्द उठा लिया। बायो शब्द का मतलब जीवन से होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें मैंने लॉजी उठा दिया, कनेक्ट कर दिया, लोगोस प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टडी या साइंस, तो ये बायोलॉजी, बायो मीन जीवन का, लॉजी माने स्टडी या साइंस हो गया। अगर मैं इसमें एक वर्ड कर दूं ग्राफ, ग्राफ मतलब लेख होता है, तो जीवन पर लिखा गया लेख बायोग्राफी कहलाता है। और अगर मैंने इसके प्रीफिक्स में ऑटो शब्द कनेक्ट कर दिया तो ऑटो बायोग्राफी बन गया। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लेख। तो जब कोई बंदा अपने जीवन के लेख के बारे में खुद लिखता है, उसे ऑटो बायोग्राफी कहा जाता है। इस टेक्निक को हम रूट टेक्निक कहते हैं और ये बहुत काम आती है। सपोज दैट मैंने आपको बायोप्सी वर्ड दे दिया, तो बायो शब्द का मतलब हो गया आपका कहीं ना कहीं लाइफ से। और अगर मैं ऑप्सिस का मतलब यहां पे निकालूं तो ऑप्सिस मतलब व्यू होता है, तो बायोप्सी मतलब जीवन के बारे में व्यू, मतलब अगर हम लिविंग टिश्यूज का स्टडी करें तो बायोप्सी होती है। अब अगर मैं यहां पर आपके सामने कोई इस वर्ड को कुछ दूसरे तरीके से अगर पेश कर देता हूं, तो बहुत सारे वर्ड, अगर मैं कहीं पे भी आपको इस तरह के वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफी वर्ड लिया, मान लेता हूं मैंने आपको यहाँ पर फोटोग्राफी वर्ड एक दे दिया, फोटोग्राफी ये वर्ड आपको दे दिया। तो ग्राफ का मतलब लेख था और फोटो मतलब प्रकाश हो गया, तो फोटोग्राफी मतलब प्रकाश लेख हो गया। तो कहीं ना कहीं रूट टेक्निक में हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। एसोसिएट टेक्निक में क्या होता है कि हम अपने जो वर्ड होता है उसको अपने दिमाग में, सपोज दैट मैंने क्या किया, अबैस लिखा हुआ है, इसका मतलब शर्मिंदा करना, शर्मिंदा हो जाता है। बेटा अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाते हैं अबैस। अब इसमें अभिषेक और ऐश्वर्या राय दोनों वर्ड मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जब कभी सलमान खान के सामने आते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते हैं, तो अवैश मतलब शर्मिंदा होना। तो अब और अभिषेक और ऐश्वर्या राय, मैंने इसको एसोसिएट कर दिया, इसको अपनी पढ़ी हुई मेमोरी में ऐड कर दिया।
तो इस तरह की टेक्निक भी बहुत काम आती है, इसको नेमोनिक टेक्निक भी कहा जाता है। तो वर्ड सीखने के जो हमारे तुम्हारे प्रोसीजर है, वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है, उनको सुधारो, संशोधन करो। और जब ये दोनों चीजें आप पढ़ लोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेटा जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी बंदा हो जब पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसे अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि इंग्लिश सब जगह सेकेंडरी लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। तो पहले अपनी वो जो उसका स्थानीय भाषा होगी उस पर इसको पढ़ेगा, इसके बाद वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। इसलिए हमें ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें पैसेज पढ़ करके नीचे आंसर देना होता है, क्लोज पैसेज, पैरा जंबल्स, इससे बहुत सारी चीजें हमारी तुम्हारी समझ आती हैं। क्लोज पैसेज आ गया आपका, इसके बाद पैरा जंबल जिसे PQRS हम लोग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आ जाते हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस है, माफ करना, कोई जादू टोना नहीं होता है इंग्लिश सिखाना। इंग्लिश सीखने के लिए आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा, जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो ऐसे ही डाल दिया था। उस वीडियो पे मैंने इस बात का डिस्कस किया था, आज मैं उसका रिटर्न डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्तंभ है। दुनिया में आप दुनिया का कोई भी एग्जाम, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम देते हो, ये 3 चीजें आप स्टडी करोगे मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी इस बात की है कि इसमें आप कभी फेल नहीं होगे। स्टडी करो, हाँ, साथ में उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोगों को लगता है कि यार हमने अच्छी तैयारी कर ली, वी आर परफेक्ट, बट नोबडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है, अभ्यास जितना करोगे तब वो परफेक्शन आएगा। उसैन बोल्ट इस 100 मीटर की दूर दौड़ के लिए जाने कितने 100 मीटर तय करता है। तो ये मेन एक यहाँ पर अहम रूल बनता है, एक अहम बात आते हैं। हम लोग बिना समय को गवाए हुए चलते हैं। जिस मुद्दे पर मैंने बात करने की बात कही थी या जिस मुद्दे को डिस्कस करने की बात करी थी, मैं उस पर बात करता हूँ। जैसे हम आज बात करेंगे वर्ब के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश का बैकबोन है। एक सेंटेंस बिना वर्ब के बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मनुष्य का शरीर बिना आत्मा के, बिना प्राण के। एक सेंटेंस में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, has decided to ban Chinese apps. ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं रखूं, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऑफ जेंटेक्स एकेडमी कानपुर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, बोथ द विमेन हैव a bowl which was which is made of gold इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सुगर टेस्ट्स स्वीट। अगला क्वेश्चन आता है, हिमा दास कैन रन वेरी फास्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है,
आई विश आई वर किंग। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके सामने 6 एग्जांपल्स मैंने यहां रखे हुए हैं वर्ब को समझाने के लिए। धीरे धीरे हम लोग वर्ब से महाभारत करेंगे, वर्ब से 2-2-4 का हाथ करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वीडियो को पॉज करिए और वर्ब को फाइंड आउट करिए। जैसा कि आपने वीडियो को पॉज किया और वर्ब को फाइंड आउट किया, आपके सामने हैज डिसाइडेड वर्ब आ गया। मैंने वर्ब को डिसाइड करने के लिए कहा है, वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब और ना कि मेन वर्ब। मैंने सब कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ वर्ब डिफाइन करिए, फाइंड आउट करिए। तो आपने हैज डिसाइडेड उम्मीद है किया होगा, अगर नहीं किया तो अपना देख समझ लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक लौती वर्ब नजर आ रही होगी। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक वर्ब ये नजर आ रही है और दूसरी वर्ब आपको ये नजर आ रही है, ये पूरी। इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन में यहां पर टेस्ट एक वर्ब है, अगले क्वेश्चन में कैन रन एक वर्ब है, अगले क्वेश्चन में वर एक वर्ब है, यहां पर विश भी एक वर्ब का ही काम कर रही है यहां पे। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को देखा। अब मैं थोड़ा सा जो चीजें समझाता हूं उनको समझने की कोशिश करिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में हैज किसको देख के लगाया गया? जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को देख करके। ये डिसाइड किया, जो चाइनीज ऐप बैन करने की बात डिसाइड करी है, किसने डिसाइड करी? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर जो ये हैज है ये सिंगुलर वर्ब है। और वो क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हाँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये अपोजिशन केज में 2 नाउन रख दिए गए हैं। बेटा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई दूसरा बनता है या नरेंद्र मोदी जी? जाहिर सी बात है ये दोनों व्यक्ति एक ही। और आपने वर्ब कैसी लगाई है? सिंगुलर लगाई है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएट कर देता, थोड़ा सा वेरिएशन कर देता, बदल देता, मैं लिख देता मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड जो दूसरे सीएम, जो वाइस सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो अगर मैं दोनों को एंड करके कनेक्ट कर देता तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड वाइस चीफ, और जो इस तरीके से मैं दोनों लोगों को अगर यहाँ पे कनेक्ट कर देता, सपोज दैट, तो ये वर्ड प्लूरल हो जाता, क्योंकि मैं 2 लोगों की बात करता हूँ। खैर, मैं अगले पॉइंट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आर किसको देख के लगाया गया है? यू को देख करके। वहां पर हैज किसको देख के लगाया गया है? नरेंद्र मोदी को देख करके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यू अपने आप में एक प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करता है। अगले क्वेश्चन में बोथ द विमेन, विमेन प्लूरल है, इसीलिए आपने वर्ब यहाँ पर सिंगुलर लगाई, सॉरी प्लूरल वर्ब लगाई हुई है। ये आपकी जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है। और वो क्यों है? क्योंकि बोथ द विमेन, यहाँ 2 महिलाओं की बात हो रही है। ये जो इज लगाया गया है, आपको पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। बाउल आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाइए। आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद जो शुगर, टेस्ट, स्वीट, ये टेस्ट जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। और ये सिंगुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पर शुगर को देख करके ये वर्ब यहाँ पर डिसाइड हुई है। या जो आपका हैज है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी को देख करके डिसाइड किया गया है। अगले क्वेश्चन में कैन जो वर्ब है ये क्या सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? जैसा कि अभी अभी इस पूरे दरमियान एक बात से मैं पर्दा हटाऊंगा, मैं चाहूंगा आपको मैं वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब एस पर एंड होती है। जिस वर्ब के साथ में एस लगा होता है उसी वर्ब को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, जैसे कि इज लिखा है, जबकि इसी का प्लूरल आर होता है। एम बिना एस के है फिर भी सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी आर होता है। अगर मैं बात करूं वॉज तो वॉज का प्लूरल वर होता है। और अगर मैं बात करूं हैज तो हैज का प्लूरल हैव होता है। अगर मैं बात करूं डज तो डज का प्लूरल डू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब सबसे ज्यादा प्रेजेंट टेंस के पास है, सबसे ज्यादा। बाकी पास्ट टेंस में केवल एक ही वर्ब है, वाज और वर, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्मेट में। अगर आपको गो वर्ब दे दी जाए तो ये गोज सिंगुलर है जबकि गो प्लूरल वर्ब है। नतीजा ये निकलता है कि अगर हम नाउन में एस सफिक्स
करेंगे या ईएस सफिक्स करेंगे तो वो नाउन प्लूरल काउंटेबल कंसीडर होगा। लेकिन अगर हमने यही चीज वर्ब में एस या ईएस सफिक्स किया तो उस वर्ब को सिंगुलर वर्ब कंसीडर किया जाएगा। तो जितनी वर्ब यस के साथ हैं वो सब सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर एस लिखा, ये सिंगुलर वर्ब है, नरेंद्र मोदी को देखकर यूज हुई। आर में एस नहीं लगा, ये प्लूरल वर्ब है, ये यू को देखकर के यूज हुआ। हैव में एस नहीं लगा, ये इसको देखकर लगाया गया। इज में एस लगा है, बाउल को देखकर चुना गया। यहाँ पर टेस्ट में एस लगा है, शुगर को देखकर यूज हुआ। आपने आज तक कभी कैन और कैंस पढ़े? कैन ही होता है, कैंस कभी नहीं होता वर्ब के तौर पे। तो अगर वर्ब है तो कैन ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती। नतीजा ये, मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, आई विश आई वर अ किंग। बेटा आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी थोड़ी बहुत होगी। आपको पता होगा कि ऐसे प्रोनाउन जैसे ही सी इट जिनका अपना जेंडर है, जिन प्रोनाउंस का अपना जेंडर है, उनके साथ में जब भी आप वर्ब लगाते हो वो वर्ब सिंगुलर होती है। ही सी इट, इन तीनों नाउन का अपना, सभी प्रोनाउन का अपना जेंडर है। इनके लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जबकि कुछ प्रोनाउन ऐसे जिनका अपना नाउन सिर्फ जेंडर नहीं होता, जैसे वी है, यू है और दे है, इनका अपना कोई जेंडर नहीं है, ये मेल और फीमेल के लिए बराबर यूज होते हैं। तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। अब बचा आई, तो आई को अगर हम इधर शामिल कर देते हैं तो इस टीम में 4 हो जाएंगे, इस टीम में 3 हो जाएंगे। तो आपको पता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है दोनों को बराबर दे दिया जाए। तो आई को हम दोनों पे रख देंगे, सिंगुलर में भी रख देंगे और प्लूरल में भी रख देंगे। आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। कैसे आती है जरा दिखाता हूं। आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ उर्दू लैंग्वेज व्हाटएवर। अब यहां पे डू जो लगा इसमें यस तो नहीं लगा, प्लूरल वर्ब भी, आई को यहां प्लूरल माना गया। जबकि आई वाज डूइंग समथिंग, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आई के साथ में हमने वॉज लगाया हुआ। आई के साथ हैव आता है, आई के साथ एम आता है। अगर एम आता है आई के साथ में तो एम वर्ब सिंगुलर हुई, इसका मतलब आई सिंगुलर हुआ। आई के साथ में अगर हैव आता है तो आई यानी मतलब प्लूरल हो गया। आई के साथ डू नॉट आया है, आई मतलब प्लूरल हो गया। तो बेटा सिंगुलर वर्ब का जो लॉजिक होता है वो यही है कि वर्ब में यदि ऐसे यस लगा है तो वर्ब सिंगुलर है और नहीं लगा तो वर्ब प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब आप उन प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं जिनका अपना जेंडर होगा, जैसे मेल है, ये फीमेल है और ये न्यूट्रल जेंडर है, इट। जबकि वी आपका मेल और फीमेल दोनों है, यू भी आपका मेल और फीमेल दोनों है, आपका दे भी मेल और फीमेल दोनों है, आई आपका मेल और फीमेल दोनों है। इनके साथ में वर्ब हम प्लूरल नंबर की लगाते हैं। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो जब हमारी टीम में एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा होते थे तो एक को हम कॉमन रख देते थे। आई को हमने दोनों टीम में कॉमन कर दिया है। आई को सिंगुलर सब्जेक्ट भी मान लिया गया और आई को प्लूरल सब्जेक्ट भी मान लिया गया। उम्मीद है मेरी बात आपकी सबकी समझ आ गई होगी। अब तो यहाँ पे अब मैं जो दूसरा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी वर्ब यूज की गई कैन को छोड़ करके वो सारी की सारी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चुनी गई है। सपोज करिए मैं यहाँ पर यू की जगह पर ही कर देता तो मुझे बताओ क्या आर सही होता? बिल्कुल गलत हो जाता। अगर मैं बोथ द विमेन को हटाकर केवल द वुमेन कर देता, हैव लगाते आप या हैज लगा के आते? जाहिर सी बात है आप हैज लगा के आते। अगर मैं शुगर की जगह पर शुगर केन्स कर देता, प्लूरल नाउन रख देता, यहाँ पे शुगर एंड मैं एप्पल कर देता, शुगर एंड व्हाटएवर कुछ ऐसी चीजें, सक्रीन कर देता, तो वहां पे टेस्ट होता, टेस्ट नहीं होता। हिमा दास, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल लागू नहीं होता क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। आगे मैं डिस्कस जरूर करूंगा इस मुद्दे पे। आई विश लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब यहाँ प्लूरल है। आगे ऐसा क्यों है?
तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां जाने से पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन को परिवर्तन लाता हूं। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि टेस्ट करना ये हमारी सेंसेशनल वर्ब का काम है, ज्ञानेंद्रियों का काम है। और जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चा, उनमें कभी आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, ये एक तरह की एक्शन वर्ब नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ चीजें फील हो रही है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपकी क्वालिटी बताई जा रही है कि आप जेनेटिक्स के एक इंटेलिजेंट होनहार स्टूडेंट हैं। तो ये चीजें आपके सामने आती है। उम्मीद है मेरी बात आप सबकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने जैसे कि कहा था कि पैसे इस बात के नहीं हैं कि चोट मारी गई, पैसे इस बात के हैं कि चोट कहां मारी गई। मैं सारी की सारी चीजों का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठा हूं। यहाँ पे एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नतीजा ये निकल के सामने आया, नतीजा ये निकला अपने सामने कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी। लास्ट एग्जांपल आइविस वाला अगर याद हो तो वहां पर इन नियमों को तोड़ते हुए एक पॉइंट रखा गया, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल हो सकती है कुछ हालातों में। तो इन चीजों को हमें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं वो ये आती है कि आखिर डूअर और सब्जेक्ट का फर्क क्या है। मेरे बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि बोल्ट रन्स वेरी फास्ट, ये क्वेश्चन मैंने रखा आपके सामने। यहां पे कोई काम हो रहा है? जी हाँ, यहां दौड़ने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है? यहाँ पे बोल्ट कर रहा है। तो बोल्ट यहां सब्जेक्ट भी है और बोल्ट यहां डूअर भी है। डूअर मतलब होता है करता। अगर हम डू का मतलब करना है तो डूअर का मतलब करता हो जाएगा, काम को करने वाला। जैसे आपका रन है दौड़ना, लेकिन अगर मैं इसको रनर कर दूं तो ये दौड़ने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल्ट एक्चुअल में काम को कर रहे हैं, इसलिए बोल्ट यहाँ पर डूअर भी है, बोल्ट यहाँ सब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, दूसरे क्वेश्चन की, मैं कहता हूं देयर वॉज अ किंग। इस क्वेश्चन में कोई काम हो रहा है? जी नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। यहां पर सिर्फ एक राजा की बात हो रही है, और बेटा जिसकी बात की जाए वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो कभी डूअर नहीं हो सकता। जब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो ये डूअर नहीं है, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर चुनी जाती है। तो यहां पर इस प्रैक्टिकल के दरमियान एक चीज और निकल के सामने आ गई, ये कोई जरूरी नहीं होता कि पहले सब्जेक्ट ही आए। इन्वर्जन की कंडीशन में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, ये चीज हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहां रखता हूं। जैसे हियर देयर वाज अ किंग, अगर मैं कहता हूं हियर कम्स मिस्टर शिवम मिश्रा, आप मुझे बताइए कम्स का काम किसने किया? मिस्टर शिवम मिश्रा ने किया। शिवम मिश्रा के हिसाब से ये वर्ब यहाँ पर यूज हुई, क्योंकि शिवम मिश्रा एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के हिसाब से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। हियर इज नॉट अ सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे हियर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों कि पहले सब्जेक्ट ही आता है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। हमें डूअर और सब्जेक्ट का फर्क भी पता होना चाहिए, सब जगह डूअर नहीं होता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे लिखा है नेवर हैज आई सीन सच अ मीन मैन। इस क्वेश्चन के अंदर
नेवर हैज आई सीन, इस सेंटेंस की शुरुआत नेवर से की गई। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि नेवर, अरे सर ये तो मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। अरे मेरे बच्चों, नेवर कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत में एक नेगेटिव वर्ड आ सकता है, और जब ऐसा होता है तो वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? आई हुआ। और अगर आई सब्जेक्ट है तो मेरे बच्चों आई के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करेंगे, और जब आई के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करेंगे तो यहाँ पर हैज नहीं हैव होगा। सीन मतलब मुलाकात करने से, मिलने से है, यानी यहाँ काम हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट भी माना जा सकता है, डूअर भी माना जा सकता है। आई के हिसाब से यहाँ पर लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन हो सकता है हालात के नीचे ना जा रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही आपकी बाँछें खिल जाएंगी। नेवर, सॉरी, नो सूनर did the police arrived then the protesters ran away। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द प्रोटेस्टर्स रैन अवे। मेरे प्यारे बच्चों, नो सूनर एक निगेटिव एडवर्ब है, और अगर निगेटिव एडवर्ब है तो सब्जेक्ट आपका बाद में होगा, वर्ब आपकी पहले होगी। हाँ, ये बात एक अलग है कि पास्ट में डिड और पास्ट में हैड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब भी डिड लगाते, और प्लूरल होता तब भी डिड लगाते। बस एक चीज का प्रॉब्लम हो गया कि डिड अगर आ गया है तो एक ही वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में आएगा, और वो हम अराइव की जगह पे, अराइव्ड की जगह पे अराइव का यूज करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो मेरा ये कहने का मतलब था कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में आके, देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले आई हुई है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनी जाएगी। हालांकि डिड और हैड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर ये फॉलो करते तो हम द पुलिस के अकॉर्डिंग लगाते। पुलिस अपने आप में कलेक्टिव नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करती है, तो प्लूरल वर्ब ही हम यहाँ लगाते। मेरे कहने का ये मतलब था। टाइम एंड टेंस के एक पॉइंट को जरूर मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया कि अगर डिड आया हुआ है तो उसकी जो साथ वर्ब आएगी वो बेसिक फॉर्म में यूज की जाएगी। इसके बाद आपने हार्डली स्कार्सली वाले क्वेश्चंस बहुत सारे देखे होंगे, वहां इन्वर्जन लगा मिला होगा आपको। तो इस तरह की ये चीजें को, ये जरूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाए, कई बार सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले होता है। सब्जेक्ट और डूअर क्या है, ये चीजें मैंने यहाँ समझाने की आपको कोशिश करी है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वहां पर डूअर भी हो सकता है, या हर सेंटेंस में डूअर नहीं सब्जेक्ट हो सकता है। जिसकी हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है, और जो काम को करे वो डूअर होता है। ये चीज आपको बारीक अंदर एक माइनर सा फर्क आपको पता होना चाहिए। तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूं, इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी आउटलाइन मैं यहां क्रिएट करता हूं। छोटी सी आउटलाइन क्या है? आउटलाइन ये हमने निकाली कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपकी आमतौर पर सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी जहां सब्जेक्ट सिंगुलर था लेकिन वर्ब हम लोगों ने प्लूरल लगाई, और वहां पर प्लूरल वर्ब पास्ट से केवल प्लूरल वर्ब ली जा रही है, किसी अन्य टेंस से प्लूरल वर्ब नहीं ली जा रही है। दूसरा पॉइंट ये आया हमारे सामने कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मैच होने चाहिए। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का दोनों का जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो इन दोनों की कुंडली है, वो आपस में मिलनी चाहिए, तब इनकी शादी हो पाएगी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये भी सीखने को आया कि जरूरी नहीं होता कि सबसे पहले ही सब्जेक्ट बाद में वर्ब है। कुछ हालातों में जिसे इन्वर्जन कहते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को बाद में वर्ब को पहले लिख देते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी प्रैक्टिकली तौर पे। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा फर्क समझाने की कोशिश की। मैंने आपको समझाया कि क्या फर्क होता है डूअर वर्सेस सब्जेक्ट के बीच में। ये चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करी। यहाँ पे मैंने आपको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब के बारे में डिस्कस करवाया। मैंने कहा इच, एम, was, does, has, goes, plays, ये जो वर्ब हैं ये सब सिंगुलर है।
एज का आर, एम का आर, वाज का वर, डस का डू, हैज का हैव, गोज का गो, प्लेस का प्ले। ये आपकी सब सिंगुलर वर्ब है, ये सबकी प्लूरल वर्ब है। बेटा जिस वर्ब में एस लगा है वो सब सिंगुलर है और जिनमें एस नहीं लगा वो प्लूरल है। इसी मुद्दे पर मैंने आपके सामने चर्चा की। जिनका अपना जेंडर है ही, सी, इट, इनका जेंडर पहले से डिसाइड है, इनके साथ में वर्ब सिंगुलर रहेगी। और जिनका जेंडर डिसाइड नहीं है, वी, यू और दे, इनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ में वर्ब प्लूरल लगा के आएंगे। आई बचता है, आई को लेकर के दोनों टीमों में रस्साकसी होगी, झगड़ा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम आई को इधर भी रख देंगे और आई को इधर भी रख देंगे, यानी आई को वर्ब सिंगुलर भी मिल जाएगी, आई को वर्ब प्लूरल भी मिल जाएगी। इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ सिद्धांत है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सबसे ज्यादा जो अहम रोल प्ले करती हैं वो यही प्ले करती हैं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में। और हाँ बेटा, मैं ज्यादा बड़े वादे तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया और इसके बाद आपने प्रैक्टिस करी तो मार्केट में चाहे इतनी बड़ी किताब हो, चाहे जैसी किताब हो, चाहे जो मॉडल पेपर आप उठा लीजिएगा, अगर वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है तो आपसे लगेगा। 2019 एनडीए में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के थे, 10 क्वेश्चन कॉमन एरर्स के थे और 5 क्वेश्चन वहां पर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पे 4 ऑप्शंस थे। उनमें से राइट ऑप्शन को चुनने का जो लॉजिक होता है वहां पर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार इसमें से 5-7 क्वेश्चन वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं फार्मूले पर, इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की तरफ मैं ले चलता हूं, लेकिन वहां ले जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ये है क्या, आया कहां से, इसको कहते क्या है, डिसीजन क्या है, मैं इन मुद्दों पर बात कर लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब के मेरे प्यारे बच्चों 2 पार्ट होते हैं। एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फाइनाइट वर्ब का ही डिस्कस होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करती ही नहीं। तो इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, जिन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से चुना जाता है। फाइनाइट वर्ब में 3 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं इम्पर्सनल वर्ब। ये 3 तरह की वर्ब होती हैं बेटा। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनको हमारी तुम्हारी भाषा में सहक्रिया, इनको हम लोग मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। और ये इम्पर्सनल वर्ब का संबंध डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं होता, इनके सब्जेक्ट में हम इट लिखते हैं और ये जनरली नेचुरल इंसिडेंट्स को दिखाते हैं जिन पर हम लोगों का कोई जोर नहीं होता। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है तो इट इज रेनिंग। आपको पता होगा कि पानी बरसना या बरसाना हमारे तुम्हारे बस में नहीं, एक नेचुरल इंसिडेंट है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो ये इट, ये जो इम्पर्सनल वर्ब होती हैं, इनके सब्जेक्ट के तौर पर डमी सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है आमतौर पर। और जो प्रिंसिपल वर्ब होती है इनको मेन वर्ब कहा जाता है। इसके बाद में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनको सहक्रिया कहते हैं। इनमें 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा प्राइमरी ऑक्सिलरी का ही रोल होता है। दूसरा, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रत्ती भर यूज नहीं करते। और इसके बाद में हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसे हम सेमी मॉडल कहते हैं। और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी को हम मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। और इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शामिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है सेमी मॉडल को यूज कैसे किया गया है। मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शामिल होगा मेन वर्ब की तरह। और अगर इसे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया है, अगर इसे मॉडल की तरह यूज किया गया तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा।
मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों, आज हम लोग सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा इनका रोल होता है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं एक एक चीज से पर्दा हटाते हुए चलूंगा आपके साथ में। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि कैसे हम लोग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, मूल सहक्रियाओं के बारे में। पहले बच्चों, ये ऐसी सहक्रियाएं हैं जो हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आई हैव अ पेन, इस क्वेश्चन में है एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बल्कि एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, जबकि आई हैव रिटन इट विद दिस पेन। मेरे बच्चों, यहां पे है एक ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और रिटन एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरे एग्जांपल की तरफ मैं ले चलता हूं। अगर मैं कह दूं यू आर अ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आर एक मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि दूसरी कोई वर्ब यहां मौजूद नहीं है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में यू आर लर्निंग वेल। अब इस क्वेश्चन में आर लर्निंग की मदद करने में लगा हुआ है, यानी आर यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों काम कर सकती हैं, जरूरत पड़ने पर हेल्पिंग वर्ब का और जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तीन फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन ही होते हैं, टू डू, टू बी और टू हैव। ये तीन वर्ब हैं मेरे प्यारे बच्चों, डू, डज और डिड। ये हमारी तुम्हारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में टू डू के फॉर्म है। टू बी जो है वो तुम्हारे इज, एम, आर, वॉज और वर। जबकि हम लोग टू हैव में अगर जाएंगे तो हैज, हैव और हैव, ये फॉर्मेट वर्ब के हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप डिड को छोड़ दीजिए, हैड को छोड़ दीजिए, बाकी सभी का रोल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चुनी जाती है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब चुनी जाती हैं वो प्राइमरी वर्ब होती है, समझ रहे हैं आप? या तो मेन वर्ब होती है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा। तो आज हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपके सामने डिस्कस करता हूं। मैंने एक जो सबसे प्रचलित रूल है उस पर डिस्कस किया कि भाई सब्जेक्ट का, सॉरी, वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के बेस पर होता है। दूसरा रूल ये कहता है, पहला रूल तो आपका ये हो गया जो सभी ने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के गुण नक्षत्र बिल्कुल मिलने चाहिए, इनकी कुंडली मिलनी चाहिए। जबकि दूसरा रूल ये कहता है कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब का यूज किया जाना चाहिए। वर्ब चाहे फाइनाइट हो चाहे वो नॉन फाइनाइट हो, लेकिन आप सब्जेक्ट से रिलेट किए बिना वर्ब का यूज नहीं कर सकते। दो एग्जांपल आपको समझाता हूं। पहला एग्जांपल, ही केम टू मी, ही गेव मी दिस एनवेलप। ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल सेंटेंस में तब्दील करूं, दो सेंटेंस को मिक्स करके एक बनाऊं, तो मैं लिखूंगा कमिंग टू मी ही गेव मी दिस लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, दिस एनवेलप जो भी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कमिंग का काम किसने किया है? जाहिर सी बात है ही ने किया है, और देने का काम भी ही ने किया है। ये दो वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है, सब्जेक्ट टेंस का इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो इजामार वाज कुछ तो लगा होता ना टेंस से मतलब ना किसी से मतलब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो सही है, लेकिन वो कई बार दे देता है, जैसे बीइंग संडे।
द क्लास वाज ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, क्लास वाज क्लोज्ड। मेरे बच्चों यहां पे बीइंग संडे जैसे लिखा हुआ है तो बीइंग मतलब ये जैसी बात है वर्ब की बेसिक फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। अगर हम इसकी बेसिक फॉर्म पे बात करें तो ये हमारा वाज पर होगा, क्योंकि बात पास्ट की है तो ये बीइंग का मतलब वाज होगा। अब बीइंग संडे मतलब वाज संडे। द क्लास वाज क्लोज्ड। मुन्ना अगर इस बात पे देखा जाए, अगर ये बीइंग का सब्जेक्ट क्लास है तो होता क्लास वाज संडे, क्लास वाज क्लोज्ड। भाई मैंने पहला सब्जेक्ट हटाया था ना बेटा, अगर पहला सब्जेक्ट हटाया तो चल मैं पहले सब्जेक्ट को लिख देता हूं, यहां पे द क्लास लिख देता हूं, यानी दोनों सब्जेक्ट बराबर होंगे ना। द क्लास वाज संडे, द क्लास वाज, गलत हो गया। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन तब सही होगा जब हम इसमें इट का यूज करें। इट बीइंग संडे द क्लास वाज क्लोज्ड। मेरे कहने का मानना ये मतलब हुआ कि बीइंग जो है उसका सब्जेक्ट इट है और वाज का सब्जेक्ट द क्लास है। अगर दोनों वर्ब का सब्जेक्ट डिफर है तो आप उसे लिखना आपको पड़ेगा, आप उसे एक कॉमन सब्जेक्ट से काम नहीं चला सकते। उम्मीद है ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे फिर से लेने की कोशिश करता हूँ बेटा, देखता हूँ फिर समझाता हूँ। मुझे पूरी तरह से पता है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में अभी नहीं आया। जैसे फिर से एग्जांपल देता हूं। बीइंग हंग्री आई टुक माई ब्रेकफास्ट। ये क्वेश्चन। अब यहां पे जाहिर सी बात है, ये बीइंग हंग्री, हंग्री कौन था? आई, और नाश्ता किसने किया? मैंने किया, तो दोनों का सब्जेक्ट सिमिलर है यहां पे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम, ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं मान लेता हूं कि क्रॉसिंग का और हिट का सब्जेक्ट कार है क्या, मतलब आपके हिसाब से कार रोड पार कर रही थी और कार ने उसे टक्कर मार दी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर होगा कि जब वह भाई इसको टक्कर लगी तो रोड यही पार कर रहा होगा। इसका मतलब है कि रोड ये क्रॉसिंग करने का काम ये बंदा कर रहा था और हिट करने का काम ये बंदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉसिंग का सब्जेक्ट कोई और है और हिट का सब्जेक्ट कोई और है। और अगर ऐसा है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां लिखा जाएगा, हम लिखेंगे व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम। अब ये क्वेश्चन आपका सही है और ये क्वेश्चन ये भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम केवल इसको हटा करके लिखें कि क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम, रोड पार करते समय कार ने उसे टक्कर मारी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग करने का काम ये बंदा कर रहा है और हिट करने का काम ये बंदा कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल तो सबको पता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, ये सबको पता है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ब जितनी भी होंगी उनका संबंध किसी न किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन आपको समझाया, जैसे एग्जांपल फिर मैं देता हूं आपको। बीइंग संडे द बैंक वाज ऑफ, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बीइंग संडे द बैंक वाज क्लोज्ड। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्लोज कौन था? बैंक। लेकिन क्या संडे भी बैंक था? अगर ऐसा कहोगे तो बोलोगे बैंक वाज संडे और बैंक वाज क्लोज, तो गलत हो जाएगा। यानी इस बीइंग का सब्जेक्ट संडे सॉरी बैंक नहीं है, इस बीइंग का सब्जेक्ट है तुम्हारा डमी इज। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पे इट का यूज ही किया जाता है। आज मंगलवार है तो इट इज मंडे या इट इज ट्यूसडे टुडे, आज छुट्टी है या आज पानी बरस रहा है, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, टाइम डिनोटिंग चीजें हैं, या सडनली कुछ चेंज हो रहा है, नेचुरल इंसिडेंट्स चेंज हो रहा है, तो फिर हम वहां पे इट का यूज बतौर सब्जेक्ट करते हैं, जिसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, जो नाम का डमरू होता है, काम का नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं। पहला रूल वही आपका आया
कि वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। दूसरा ये रूल आया कि अगर वर्ब है तो वो फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। तो जब वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हमारी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी प्राइमरी वर्ब की। हमारी तुम्हारी पकड़ इन चीजों में होनी चाहिए अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले चलता हूं इस रूल की तरफ। तो इस रूल में से रूल नंबर पहला जो सबसे अहम हो सकता है वो ये कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी है, वो इमेजिनेशन को दिखाता है, यदि सेंटेंस इमेजिनेशन को दर्शाता है, इमेजिनेशन को प्रकट करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो मुन्ना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल होगी। और इस बात के लिए सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको इमेजिनरी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट से मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि इफ आई वर यंग अगेन, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं काश मैं दोबारा जवान हो जाता, तो यहां पर हम इफ से कंसीडर कर लेंगे इमेजिनरी सेंटेंस। तो वैसे भी अगेन से समझ सकते हैं, दोबारा जवान होने की बात कर रहा, तो ये क्वेश्चन आपका काल्पनिक है। जैसे कह दिया जाए शी विज्ड सी वर अ बर्ड। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, सी विज्ड सी वर अ बर्ड, काश वो एक चिड़िया होती। सी के साथ में हमने यहाँ पे वर का यूज किया और यहाँ पर आई के साथ में हमने वर का यूज किया, तो ये काल्पनिक सेंटेंस है। एग्जांपल नंबर तीसरा दिखाता हूं कि ऑर्डर्स मी एज इफ ही वर माय बॉस, मुझे ऐसे ऑर्डर फरमाता है जैसे मेरा बॉस हो। भाई मैंने एज इफ लिखा है, ही के साथ में वर ही है, सही लिखा हुआ है। तो वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर आपका सेंटेंस इमेजिनेशन को दर्शाता है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो उसमें सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब प्लूरल होगी। ये चीज जब नोट करने वाली बात है, जो एक्चुअली में हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, वो ये है कि अगर आई विश लिखा है, ये प्रेजेंट है आई विश, अगर इसका पास्ट लिखता तो आई विश्ड लिखता है यहाँ पे। अगर मैं ही विश प्रेजेंट लिखूंगा तो ये विशेष होगा और यहाँ पे ही विज्ड होगा। वर्ब एग्रीमेंट की यही तो चर्चा हो रही है कि अगर एक सिंगुलर है तो ऐसे इसके साथ यूज करेंगे। एज इफ, एज दो, इवन इफ, या केवल इफ, इस तरीके की चीजें अगर सब्जेक्ट के पहले लिखी हुई हैं तो देखिएगा कहीं वो काल्पनिक सेंटेंस तो नहीं है। और जब यहां से क्वेश्चन आता है तो बच्चे को एक चीज याद रहती है कि उत्तरी की सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और वो इसके दिमाग में फिट होता है। लेकिन ये बात उसके दिमाग में जनरली तौर पे स्किप हो जाती है। 20 to 25% स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं। तो बेटा ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? जैसे कि लिखा है गॉड ब्लेस यू माय सन। अब यहां पे आपको पता होगा कि ब्लेस करने का काम गॉड के पास है, ये डूअर है गॉड का, और अगर डूअर है गॉड तो इकलौता होता है, तो यहाँ पे ऐसे इस लगा होना चाहिए। ब्लेस तो इसके वर्ड कंस्ट्रक्शन में ही है, ईएस लगा होना चाहिए, ब्लेसेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल लगाई गई है। कम जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक ही ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपके सामने मार्जिनल वर्ब, जिसको मैंने सेमी मॉडल अभी कहा था थोड़ी देर पहले, अगर याद हो आपको, वीडियो को बैक कर लीजिए, देख लीजिए। मार्जिनल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल वर्ब में मैं बात करूंगा नीड और डेयर की।
नीड और डेयर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मार्जिनल वर्ब को एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज करूंगा, जैसे मान लेता हूं यहां पे लिखा है यू नीड नॉट रिमाइंड मी। दूसरे क्वेश्चन में कहता है ही नीड नॉट कॉल यू। अब इस क्वेश्चन में यू के साथ में भी नीड है और ही के साथ में भी नीड है, जबकि ही के साथ में तो नीड्स होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो कहता है आपका। चूंकि नीड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है बच्चों, कॉल और रिमाइंड आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपने पढ़ा होगा कि नॉट यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले, एडवर्ब सॉरी नॉट चूंकि एडवर्ब होता है तो ये वर्ब के पहले यूज होता है, मतलब ये अगर एडवर्ब है तो वर्ब ये हो। ये तो केवल एक मॉडल वर्ब हो गई। मान लो जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, तो नीड का काम सिर्फ यहां पर इस तरीके से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मिस्टर निगम dares not to sit in the mall alone। अब इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर निगम को मैंने डेयर्स नॉट के साथ यूज किया, जबकि नॉट लगा है तो सिट के साथ में लगा होगा ना। तो सिट अगर नॉट एडवर्ब है तो ये वर्ब हुई, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुई, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुई तो यहाँ डेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेयर होगा। और यहाँ टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब कोई मॉडल वर्ब यूज होती है तो मॉडल वर्ब के साथ कभी वर्ब में टू का यूज नहीं होता। ऑट के अलावा, ऑट के अलावा जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ टू का यूज नहीं होता, चाहे वो आपका कैन हो, गुड हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, मे, माइट, मस्ट हो, इनमें किसी के साथ में, और चाहे वो आपकी नीड और डेयर हो। यहाँ पे नीड और डेयर ऐसे मॉडल ही काम करती है, इसलिए तो इनका नाम सेमी मॉडल पड़ा ना। तो इसका मतलब ये हो कि मिस्टर निगम डेयर नॉट सिट इन द मॉल अलोन। यहाँ पे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक ये कि डेयर एक मॉडल वर्ब है, और अगर मॉडल वर्ब है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, और अगर ये मॉडल वर्ब है तो वर्ब के साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप जब कोई भी हॉलीवुड फिल्म या बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के अंदर क्या होता है, जब एक विलेन एक एक्ट्रेस को टच करता है तो वो बोलती है हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच मी। ये क्वेश्चन वहां पे बोला जाता है, अक्सर ये बोला जाता है। अभी देखिएगा तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो डेयर है ये यू के साथ है, और यहाँ पे यू के साथ वैसे भी प्लूरल वर्ब आती है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होता है, यानी सब्जेक्ट यू के हिसाब से डेयर का चुनाव किया गया है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ये सेमी मॉडल का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, और मॉडल वर्ब कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो नहीं करती है। अगर आपको मेरी बात में जरा सा भी संशय है तो आप देख सकते हैं ही के साथ भी कैन आएगा और यू के साथ में भी कैन आएगा। क्या आप ही के साथ कैन और यू के साथ कैन कभी यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज करते। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीन रूल ऐसे मिलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बड़े काम के हैं। यहां पे मैंने डिस्कस किया, मैंने प्रकाश डाला, मैंने पॉइंट आउट किया कि जो डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मैंने बात की वर्ब सिंगुलर क्या है, वर्ब प्लूरल क्या है। मैंने बात की कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी वर्ब यूज होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे कौन सी यूज होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज होती है। और जो ये ऑक्सिलरी मैंने लिखा हुआ है, ये कई दफा कई एग्जाम में, कई परीक्षाओं में करेक्ट स्पेल्ड के रूप में पूछा गया है। चार ऑप्शन में से करेक्ट स्पेल्ड को फाइंड आउट करना होता है, जिसमें ऑक्सिलरी को चार जगह लिखा गया होगा, उनमें से सही ऑक्सिलरी को फाइंड आउट करना होगा। तो ऑक्सिलरी की स्पेल्ड पर थोड़ा सा फोकस जरूर करिएगा। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने शुरुआत पे चर्चा की। मैंने बताया कि आखिर हाँ थोड़े से चोट कहां करनी है, हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। अब मैं आपको ले चलता हूं रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में आता है। जैसे कि आप जब भी ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल जब आप सॉल्व करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी किताब है, जब उनको सॉल्व करते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक पर मिलते हैं। 2-3 लॉजिक वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये नहीं है बेटा, मुद्दा ये है कि सही सब्जेक्ट का चुनाव। फॉर्मेट बदल भी सकता है,
क्योंकि इंग्लिश में जैसे बहुत सारे राइटर्स या बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में हालात के हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ता है, तो अपडेट आती रहती है, जो अपडेट्स होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की तरफ मैं ले चलता हूँ। कई बार आप देखेंगे कि आपको वर्ब फिल करने के लिए दी गई है इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लेते ब्लैंक दे दिया जाता है, आप जब सब्जेक्ट की तरफ नजर डालते हैं तो देखते हैं कि सब्जेक्ट लिखा है, फिर कोई प्रीपोजिशन लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर प्रीपोजिशन लिखा है, फिर सब्जेक्ट, इस तरह से पूरी सीरीज लिखी होती है और फिर आपको वर्ब फिल करना होता है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है, आपको लगता है उस तरीके इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। मेरे बच्चों, जिस तरह से वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ वर्ड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी गलतफहमी है। अब अगर ये सब ऑब्जेक्ट है तो वर्ब किसके हिसाब से चुनना है? जी हाँ, वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चुनना है। सब्जेक्ट हम इसको कंसीडर करके आएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो आपकी बेटा वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, पहला एग्जांपल, जैसे प्रियंका with her friends back her home। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर में। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस में, एयरफोर्स और नेवी में इसी तरह क्वेश्चन आएगा। आपके सामने ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए वांट, ऑप्शन बी वांट्स, ऑप्शन सी वांटिंग और ऑप्शन डी नो। नो ऑप्शन या नन ऑफ दीज, इस तरीके से उसने ऑप्शन दे दिया। मेरे बच्चों, आपको पता है कि वांट मतलब चाहना होता है, और ये चीज एक स्टैटिक वर्ब कैटेगरी में आती है, मतलब फीलिंग्स की कैटेगरी में आती है। और फीलिंग्स की या मन के अंदर कोई चीज है तो वो नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता आमतौर पे। इसका मतलब ये ऑप्शन गया काम से। अब ये दो ऑप्शन बचे, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। आपको पता होगा विद एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उस वर्ड का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्रियंका है, प्रियंका के हिसाब से ऑप्शन आपका वांट्स हो जाएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन मैंने एक रख दिया कि भैया द स्टोरी इन दिस बुक स्पेस वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आ गए, एक इज, दूसरा आर, तीसरा वॉज, चौथा हैज। इस तरीके से ये सेंटेंस आ गया। अब अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इन सभी में केवल एक वर्ब प्लूरल है, बाकी सारी वर्ब सिंगुलर है। सब में सिंगुलर वर्ब यस के साथ एंड होती है। अब इसमें देखा जाए तो इन एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है स्टोरीज, स्टोरीज है प्लूरल। तो इनमें से प्लूरल वर्ब का चुनाव करके आएंगे और किसको चुन के आएंगे? आर को चुन के आएंगे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका लॉजिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकते हैं, जैसे बैंक है, जब मैं प्रैक्टिस इस सीट की करवाऊंगा तो देखिएगा जो बैंक के क्वेश्चंस होंगे वो बड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे। सीजीएल में जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या हमारे कोचिंग के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है उसे पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट में से ये भी लॉजिक है। होता क्या है कि अगर सब्जेक्ट किसी कंजक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्ब का चयन किसके हिसाब से किया जाएगा, क्या लॉजिक फॉलो होगा। वहां जाने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर समझाया हुआ है उस पर मुद्दे पर चर्चा कर लूं। तो यहां पे जैसे सब्जेक्ट, पहले मैं इसको देख लेता हूं, सॉरी, सब्जेक्ट और कंजक्शन और सब्जेक्ट। तो जब कंजक्शंस की बात आती है तो दो तरह के क्वेश्चंस कंजक्शंस पे क्रिएट होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन
द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस एकेडमी present in their office। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया मैंने। अब मैंने बोला भैया इसमें से आप क्या करोगे, इस एम आर और वॉज का यूज आप करके देखिए किसको यूज करेंगे। तो भाई मेरे जब एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं और दोनों के साथ अपना अपना डिटरमिनर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक मैनेजर एंड मतलब प्लस एक डायरेक्टर और 1 + 1 हो गया यानी 2, यानी 2 हुआ तो वर्ब प्लूरल हो गया और आपके पास यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता माय फादर एंड माय गार्जियन अगेंस्ट my elopement। अब इस क्वेश्चन में फादर और गार्जियन दो लोग हैं लेकिन दोनों में डिटरमिनर यूज किया गया। इसका मतलब है फादर और गार्जियन दो अलग अलग बंदे हैं, इनमें से अगर इस वर्ब का चुनाव किया जाएगा तो आर का चुनाव किया जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं इसे ये लिख देता माय अंकल एंड आंट coming to wish me my birthday, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं इस एमआर में से किसका चुनाव करेंगे तो आपको पता है कि आप अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डिटरमिनर तो एक में लगा है, अंकल में, आंट में नहीं लगा। तो क्या ये दो एक ही व्यक्ति हो जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि अंकल का जेंडर मेल है और आंट का जेंडर फीमेल है। ये दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर वर्ब प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। डिटरमिनर अगर दोनों में लगा है तो इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है और अगर डिटरमिनर एक में लगा है तो वर्ब सिंगुलर कंसीडर होती है। एक बार मैं फिर से इस मुद्दे पर प्रकाश डालता हूं, जैसे द मैनेजर द डायरेक्टर लिखा है, अगर मैं यहां से द हटा दूं ये वाला, इसका मतलब है कि मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक ही बंदे हैं। इसका मतलब है कि आर की जगह पर इज हो जाएगा और डियर की जगह पर हिज हो जाएगा। बातों से नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट सीधे डायरेक्टली दिखा रहा हूं। इस तरीके से यूज करेंगे आप। अगर इस क्वेश्चन में मैं माई यहां से हटाता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपके सामने ऑप्शन इज का है। कई लोग सोचेंगे सर वाज क्यों नहीं है? ऑप्शन आप इधर से देखते हो कि इधर से देखते हो? मैं देख गया इधर से इकाई इकाई से ऐसे जोड़ोगे क्या? अरे भैया इंग्लिश है तो इधर से चलोगे ना। और वाज अगर था तो यहाँ पर कोई भी टाइम डिनोटिंग कोई एडवर्ब भी तो होना चाहिए था ना बच्चा, तब जब ताकि आप उसको पास्ट में ले जा सके, बट नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे माय फादर एंड गार्जियन जो कि कॉमन जेंडर है बच्चा, और कॉमन जेंडर है, डिटरमिनर एक में आया मतलब ये दोनों एक ही बंदे हैं। और अगर मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया, मैंने एक का माई नहीं लिखा दूसरे का लिखा, तो क्या ये दोनों एक हो गए? जरा भेजा यूज करिए और आपको पता है कि यार ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा तो ही नहीं सकता है। ये कोई तुम्हारे अंकल कोई भगवान शंकर थोड़ी ना है कि आधे शंकर आधे पार्वती, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वर्ब है ये सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंजक्शंस में कई सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। मैं बात करूंगा इस मुद्दे की अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन हाँ अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका एक जो अपथम्ब होता है ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। नमस्कार दोस्तों।